हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जियोग्राफी का सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है, हमने 9th और 10th क्लास के जितने भी जियोग्राफी के चैप्टर थे उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए जितने भी हो सकते थे। बाकी आपसे हम अर्थशास्त्र की 9th क्लास की जो अर्थशास्त्र है उसका और फिर आने वाली वीडियोस में 10th क्लास के अर्थशास्त्र को कवर करेंगे। इसमें जितने भी चैप्टर है और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स, वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट बनते होंगे चैप्टर वाइज वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए फाइनली आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग अब किस प्रकार? तो मानव संसाधन अन्य सभी संसाधनों से श्रेष्ठ है। जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस करा था कि जो हमारी मानव पूंजी होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मानव संसाधन अन्य सभी संसाधनों से श्रेष्ठ है क्योंकि यह उत्पादन का सजीव, क्रियाशील, संवेदनात्मक कारक है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि उत्पादन के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ है, तो आपका मानव संसाधन यानी कि मानव पूंजी। फिर नेक्स्ट है शिक्षा का क्या महत्व होना चाहिए। क्या शिक्षा बस लोगों को जागरूक करने के लिए होनी चाहिए, लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए होनी चाहिए, या फिर शिक्षा का और क्या महत्व हो सकता है? तो शिक्षा का जो महत्व होता है इस उत्पादन के क्षेत्र में वो होता है गुणवत्ता में वृद्धि। जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो वो होता है शिक्षा का असली महत्व। इसी के साथ श्रम कौशल की गुणवत्ता में सुधार के परिणाम स्वरूप उत्पादन वृद्धि होती है, जिससे आगे चलकर देश की समृद्धि भी होती है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को उद्योग में रख रहे हैं तो विदाउट गिविंग हिम एक्चुअल स्किल वी कैन नॉट थिंक दैट द पर्सन कैन प्रोड्यूस अ गुड अमाउंट ऑफ समथिंग विच वी वांट। बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि पहले उसे नॉलेज दी जाए किसी काम की, देन उससे बाद में थोड़ा सा हम काम करवाएं, क्योंकि बिना नॉलेज के कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर सकता है। श्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है और इससे आगे जाकर जो देश की समृद्धि है वो भी डेफिनेटली सुधार सकती है। इसी के साथ है वे सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करती हैं वह आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। सही बात है। अगला है आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक बाजारी क्रियाएं जो बाजार में होती हैं, एक गैर बाजार क्रियाएं। अब ये कैसे? तो जो बाजारी क्रियाएं होती हैं उसमें वेतन लाभ की दृष्टि से की गई क्रियाएं होती हैं। जो भी हम कार्य करते हैं तो उसमें हमारा एक इंटरनल लाभ, इंटरनल सेल्फिशनेस छुपी होती है, जो कि हमारा पैसा होती है या फिर कोई अन्य लाभ हो सकता है। बट जो गैर बाजारी क्रियाएं होती हैं उसमें स्वयं के भरण पोषण के लिए की गई क्रियाएं होती है कि हमारा पेट कैसे भर जाए या फिर हमें जो सुविधा मिल रही है उसका हम कैसे फायदा उठा पाए। तो वो गैर बाजारी क्रियाएं होती हैं जिसमें पैसे का कोई जिक्र नहीं होता है या फिर पैसे का कोई लाभ नहीं होता है। तो ऐसी क्रियाएं गैर बाजारी क्रियाएं कहलाती है। जैसे मनुष्य का मनुष्य संबंध हो गया, ठीक है, या फिर इंटरनली रिलेशनशिप्स हो गए। तो इस तरह से ये गैर बाजारी क्रियाएं होती हैं जिसमें किसी प्रकार का पैसे का कोई लेन देन या लालच नहीं होता है। अगला है फिर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले एक तो पहला है साक्षरता। साक्षरता कैसे? कि अगर जितनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक साक्षर होगी उतनी अच्छी हमारी जो गुणवत्ता होगी जनसंख्या की वो उतनी अच्छी होगी और उतना ही अच्छी तरीके से हम कुछ योगदान दे पाएंगे अपने देश को आगे ले जाने में और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में। इसी के साथ व्यक्ति का स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा अच्छा होना चाहिए कि जो व्यक्ति जी रहा है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसकी जीवन प्रत्याशा जो आयु है वो लंबी होनी चाहिए। लाइक जापान में जो जितने भी लोग हैं वहाँ के लोगों की जो जीवन प्रत्याशा आयु है वो बहुत ही अच्छी है। वहाँ के लोग लगभग 70 से 75 वर्ष जी जाते हैं। बट दिल्ली में इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लोग 60 और 65 की उम्र में ही डगमगाने लगते हैं। तो इसलिए जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी जनसंख्या गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के लिए सभी बच्चों पर लागू होता था, मुफ्त शिक्षा देना। ठीक है, ये है सर्व शिक्षा अभियान। आप मुझे कमेंट सेक्शन में
बताना कि ये सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चालू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक होती है। हमने मानव पूंजी के बारे में ऊपर बहुत ही डिस्कस कर लिया, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट है बेरोजगारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिटरली सेइंग दैट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर DU BEd because there are questions which were asked from this topic, so this is really very important to cover up and let's see what are the things which we need to learn from this theory। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयबिलिटी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को उसकी गुणवत्ता के, उसकी स्किल्स के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, जब प्रचलित मजदूरी दर पर लोग कार्य करने के इच्छुक नहीं होते हैं उस दशा को हम बेरोजगारी कहते हैं। और ये दशा 3 प्रकार की हो सकती है। 3 प्रकार की बेरोजगारी मूलतः होती है। एक मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी जो कि मौसम के अनुसार आती है। जैसे बरसात आ गई तो बरसात के दिनों में जिन लोगों का ऐसा काम है जो कि बरसात के दिनों में ठप पड़ जाता है, तो उन लोगों का बरसाती मौसम में रोजगार छिन जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। फिर इसके बाद है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि अक्सर पूछा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, जो कि अक्सर गाँव में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि गाँव में जो कृषि व्यवस्था होती है उसमें एक से अधिक लोग लगे रहते हैं, जिसमें लोगों की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ऐसा कार्य जहाँ पे कम लोगों की ज़रूरत है बट उसमें ज़्यादा लोग लगे पड़े हैं करने में, तो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं या फिर छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर गाँव में पाई जाती है। ठीक है, ये 3 चीज़ें बातें याद रखना प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर। फिर है शिक्षित बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है। इसमें ऐसा याद रख लेना, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो गांव में पाई जाती है, शिक्षित बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है। और शिक्षित बेरोजगारी से तो आप सभी समझते होंगे कि शिक्षित होने के बावजूद भी नौकरी ना मिलना एक शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। और ये सबसे बड़ा एक तरह से हाईलाइटिंग पॉइंट है हमारे इंडिया का, कि हमारे इंडिया में, दिल्ली में इवन there are lots of people who are well educated but still they are not getting well paid job, or according to their wish they do not get any job. So that is called educational unemployment. So they are educated but still they are not working as a good employee, so and they are not getting good job, so that is called unemployment. फिर नेक्स्ट है आपका GNP का पूरा नाम है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉसरी नेट प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है फिर आपका GDP, जिसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। एंड ये दोनों चीज़ें किसी देश की प्रोडक्शन में, उसकी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, जिसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका दोपहर के भोजन का लक्ष्य क्या है। जैसे स्कूलों में दोपहर का भोजन बांटा जाता है तो उसका क्या लक्ष्य होता है, तो इसका सिंपल सा जो लक्ष्य होता है, विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए और उनके पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए। ये 2 ही लक्ष्य होते हैं दोपहर के भोजन को बांटने के लिए। और आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि ये जो दोपहर का भोजन है ये किसने स्टार्ट किया था, किसके कार्यकाल में, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये योजना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आप मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में करके बताना, देखता हूँ आपको कितना पता है इसके बारे में। और ये क्वेश्चन है आपके लाइक जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसमें भी काम आ सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका मानव पूंजी, अगेन मानव पूंजी, बहुत मानव पूंजी आ रहा है। तो मानव पूंजी का आधार 2 तत्वों पर निर्धारित होता है, एक आपकी शिक्षा और एक आपका अच्छा स्वास्थ्य। अगर आप अच्छे शिक्षित हैं तो मानव पूंजी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, आपकी नॉलेज अच्छी है, आपका स्किल्स है आपके पास, तो डेफिनेटली यू कैन डू समथिंग फॉर आवर नेशन टू डेवलप मोर। एंड अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो जाहिर सी बात है जो आपकी एफिशिएंसी ऑफ वर्क होगी वो बढ़ जाएगी, और इस तरह से फिर आप किसी भी काम को अच्छी इफेक्टिवली रूप से कर पाएंगे। तो दीज आर 2 फैक्टर विच आर इम्पोर्टेंट इन मानव पूंजी। फिर नेक्स्ट इसी में अगला जो फैक्ट है आपका, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक्सप्लेन कर रखा है दरअसल, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप पढ़ लेना इसे। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप
you would have liked this video, and the informations which are given, those information are going to help you in your preparation. And video थोड़ी सी लंबी हो गई है, but I think these are the important facts which you should learn, and you should write it down in your notebook as well, because definitely this video is really very important from all previous videos, because in this video we have some more important topics, and those important topics are really important topic. I would not say that these are some common topics which you need to prepare, but yes, you need to focus on it so that you can perform better in your entrance exam. सो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो भी चैप्टर होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे. टिल द टाइम यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स रिगार्डिंग DU B.Ed entrance exam and getting more updates from Delhi University about your entrance exam and admit card. Now, thank you so much for watching. Thank you once again. Have a nice day. Bye bye. Take care of yourself. All the best. God bless you.